गलती से मिस्टेक पर मिस्टेक किए जा रही है। आपको याद होगा इसी महीने की शुरुआत में 1 तारीख को ही मैंने एक कार्यक्रम किया था। ब्याज दरों में कटौती, जो पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो बालिकाओं के लिए, कन्याओं के लिए जो योजनाएं हैं सरकार की, उसमें 0.4% से 1.1% तक की ब्याज में कटौती कर दी गई थी और वो 1 अप्रैल से लागू होनी थी। 1 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में चुनाव भी थे। 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और 7:54 पर हमारी वित्त मंत्री ने एक ट्वीट किया कि गलती से जी मिस्टेक हो गई। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया ओवरसाइट, कि ये ओवरसाइट हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, हम ब्याज की दरें नहीं काटने वाले। अब इस ओवरसाइट में हाइंडसाइट भी थी और फोरसाइट भी थी। पुराना तजुर्बा और आने वाले वक्त की नजाकत को भी भांपा गया था। पश्चिम बंगाल में चुनाव थे। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा देश में 15% जो लोग सेविंग्स में पैसे लगाते हैं, 15% उसका पश्चिम बंगाल के वासी हैं। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव थे तो वो ओवरसाइट कह दिया गया। अब एक बार फिर गलती से मिस्टेक हो गई है सरकार से, सरकार की एक संस्था से जिसका नाम है इफ्को। आपने नाम बहुत सुना होगा, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। सरकारी संस्था है, खाद बेचती है। अब 7 तारीख का यह पत्र है मेरे हाथ में। इफ्को के मार्केटिंग डायरेक्टर योगेंद्र कुमार यह पत्र लिखते हैं इस बात की घोषणा करते हुए कि जो उर्वरक हैं, मैं सादी भाषा इस्तेमाल करूंगा, खादों के दाम में 45 से 58% का इजाफा कर दिया गया है। 45% से 58% एक बार में ही। कोई बलि का बकरा बनाने की जहमत भी नहीं उठाई गई, सीधा झटका। और डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट इसे कहते हैं। यह खाद है, जिन लोगों को किसानी के बारे में नहीं पता, सबसे महत्वपूर्ण खाद है जिसका किसान इस्तेमाल करते हैं। तो इसका 50 किलो का जो कट्टा है, बोरी, उसके दाम थे 1200 रुपए और इसे बढ़ाकर कर दिया गया 1900 रुपए, सीधे 700 रुपए का इजाफा। और 1 एकड़ में 1 से 2 कट्टे डीएपी का इस्तेमाल हो जाता है। मतलब सीधा सीधा 1 एकड़ में किसान की लागत बढ़ गई 1400 रुपए। लेकिन सिलसिला यही नहीं थमा। एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और इसमें सल्फर भी होता है और अलग अलग मात्रा में ये इस्तेमाल होते हैं। तो एनपीके 10-26-26 होता है, यानी कि 10% नाइट्रोजन, 26% फास्फोरस, 26% पोटाश, बाकी सल्फर। इसकी कीमतें 1775 कर दी गई, 1175 से 1775 रुपए। एनपीके 12-32-16, इसकी कीमतें कर दी गई 1800 रुपए। पहले कीमत क्या थी? 1185 रुपए, 50% से भी ऊपर का इजाफा। एनपीके 20-20-0-13, यानी कि सल्फर इसमें 13 है और जो पोटाश है वो 0%। इसकी कीमत कर दी गई 1350 रुपए, कीमत थी 925 रुपए। तो जी दाम बढ़ा दिए। फिर क्या कहा गया? अरे ये घबराइए मत, ये तो बोरे पर, कट्टे पर बस दाम छापे गए हैं, पुराने दाम ही चलते रहेंगे। मतलब ये गलती से मिस्टेक भी नहीं मान रहे, ये तो ताल ठोक रहा है इफ्को। उनके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ डॉक्टर यूएस अवस्थी
ताल ठोक रहे, नहीं नहीं, अरे ये इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय हमारे करार हैं, और उसके चलते अब जो खाद के नए कट्टे आएंगे उस पर हम दाम बस छाप रहे हैं, पर देने आपको पुराने दाम हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया है, ट्वीट पढ़ देता हूं। इफ्को संगठन यह सुनिश्चित करता है कि बाजार में पुराने मूल्य पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। इफ्को विपणन टीम को यह निर्देश दिया गया है कि किसानों को केवल पुराने मूल्य युक्त पैक शुदा सामान ही बेचे जाएं। हम हमेशा किसानों के सर्वोपरि हित को ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय लेते हैं और पुराने दाम पर ही बेचेंगे। लेकिन जो मार्केटिंग डायरेक्टर हैं वो तो लिख रहे हैं, आखिरी लाइन, द ओल्ड MRP स्टॉक्स ऑफ DAP/NPK विल बी सोल्ड ऑन ओल्ड रेट्स। पुराना स्टॉक जो है वही पुराने दाम पर बेचा जाएगा, तो नया स्टॉक आने पर ये दाम लागू हो जाएंगे। 45 से 58% का इजाफा लागू हो जाएगा। यूएस अवस्थी कुछ और कह रहे हैं कि नहीं नहीं, पुराने दाम ही चलते रहेंगे। अरे भाई, पुराने दाम चलते रहेंगे तो ये नए दाम छापने की जरूरत क्यों आ गई? क्यों छापे जा रहे हैं ये नए दाम? मुझे मालूम है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में DAP हम काफी कुछ इंपोर्ट करते हैं, 17% का इजाफा हो गया है। अमोनिया में भी इजाफा हुआ है, तो सरकार सब्सिडी क्यों नहीं देती? जो NPK है या DAP है, जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, इस पर सब्सिडी दे सकती है ना सरकार, किसानों को रियायत दे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जी कीमतें बढ़ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो पेट्रोल डीजल की, कच्चे तेल की कीमतें गिरी थी $150 पर बैरल से $30 पर बैरल से भी नीचे आ गई थी। तब तो आपने हमें कोई रियायत नहीं दी। चलिए, वहां तो बलि का बकरा बना रहे थे, यहां किसानों पर सीधा झटका। और क्या इससे कालाबाजारी नहीं बढ़ेगी? और गारंटी क्या है? यह चुनावों को देखते हुए अभी टेम्पररी होल्ड पर रखा गया है। चुनाव खत्म और बढ़ा देंगे आप दाम? यह सवाल मैंने 1 अप्रैल को ब्याज दरों पर भी पूछा था, तो कोई जवाब नहीं मिला कि 2 मई के बाद तो नहीं घटा देंगे ब्याज दरें। अभी चुनाव के चलते आपने कर दिया। और यहां पर सिर्फ 5 विधानसभा चुनावों को लेकर ही बात नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, वहां पर शुरुआत हो रही है पंचायती चुनावों की, और वहां पर 50% से ऊपर यकायक खाद के दाम में इजाफा हो जाएगा तो बवाल कटेगा। उसके लिए टेम्पररी होल्ड पर रखा गया है। और यह तब हो रहा है, देखिए लागत को समझिए, लागत बढ़ेगी तो किसान की जेब तो कटेगी, और 2022 तक किसानों की आय, उनकी आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य है। तो जी आपने दोगुनी भी कर दी 6,426 से, जो 2013 में NSSO ने आकलन किया था। उसके बाद आकलन ही नहीं हुआ है। 12,000 रुपए फर्ज कीजिए हो भी जाती है, वैसे भी हो जाती है 6-7 साल में। असल बात है जेब में कितना आता है किसान की। वो 12-13 हजार रुपए आय हो भी गई, यहां पर खाद में 50% का इजाफा, 20 रुपए बढ़ गए हैं डीजल के दाम, बिजली के दामों में करंट लगा हुआ है। बिजली संशोधन विधेयक 3 दिसंबर की बैठक के बाद सरकार ने कहा हम वापस ले लेंगे, वो आज तक वापस नहीं लिया गया। प्रति बीघा 700 से 1750 रुपए बिजली के दाम बढ़े हुए हैं। तो लागत बढ़ती जा रही है। आप कह देंगे जी 13,000 रुपए आपकी आय हो गई, बचत कितनी हुई? या और कर्ज में डूबेगा किसान? यह अपने आप में अहम सवाल है। और कांग्रेस हमलावर हुई है। कांग्रेस के सांसद, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि कृषि लागत बढ़ रही है, समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा, सरकारी गुलाबी फाइलों में आय दोगुनी हो रही है। ये काला सूट गुलाबी अखबार वाले आंकड़े बताते हैं, आंकड़े बहुत कुछ छिपाते हैं और कम ही बताते हैं।
तो फाइलों में आय तो दोगुनी हो जाएगी, लागत की बात क्या। और समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा, समर्थन मूल्य की भी बात करेंगे। अभी इस महीने थोड़ी और आगे मैं बात करूंगा, रिसर्च मेरी जारी है। समर्थन मूल्य, उसको कानूनी जामा पहनाने को सरकार तैयार नहीं है, पर कहा जाता है समर्थन मूल्य था, है, रहेगा। और जी हम समर्थन मूल्य बढ़ाते हैं। तो अभी हालत क्या है, गेहूं की कटाई शुरू हो गई है और असल आवक जो है गेहूं की मंडियों में वो शुरू होती है 1 अप्रैल से। अभी 9 दिन हुए हैं, लेकिन मार्च में ही 196 करोड़ 93 लाख की लूट हो चुकी है। लूट मैं किस लिहाज से कह रहा हूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे पर जो खरीदी हो रही है, 1975 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य है गेहूं का। मध्य प्रदेश में 96 रुपए कम दाम मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में 1659, 316 रुपए मिल रहा है। और ये एगमार्क नेट सरकार के आंकड़े हैं, मैं अपने आंकड़े नहीं देता हूं, सरकार की साइट है एगमार्क नेट। वो बता रही है कि ऑन एन एवरेज, औसतन जो दाम मिले हैं किसानों को उत्तर प्रदेश में 316 रुपए कम मिल रहे हैं, गुजरात में 156 रुपए कम, राजस्थान में 214 रुपए कम, छत्तीसगढ़ में 522 रुपए कम, 1453 रुपए में गेहूं बिक रहा है। बाजरे पर 58 करोड़ की लूट हो चुकी है। बाजरे का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 2150 रुपए, और जो दाम मिल रहे हैं गुजरात में 1281, 869 रुपए कम, कर्नाटक में 781 रुपए कम, मध्य प्रदेश में 1019 रुपए कम, महाराष्ट्र में 638 रुपए कम, राजस्थान में 958 रुपए कम, उत्तर प्रदेश में 909 रुपए कम। लगभग आधे दाम में बाजरे की खरीद हो रही है। थोड़ा सा और बता दूं, सरकार चेते इस बात को लेकर। धान न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको कई बार बताया 1868 रुपए, और उत्तर प्रदेश में 286 रुपए कम यानी कि 1582 मिल रहे हैं। गुजरात में 330 रुपए कम, 1538 मिल रहे हैं। तमिलनाडु में 307 रुपए कम, 1561 मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 281 रुपए कम, 1587 रुपए मिल रहे हैं। मूंग में जो दाम है वो 6264 रुपए मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में घाटा है 932 रुपए का, 7100 रुपए दाम है। 913 रुपए कम मिल रहा है राजस्थान में, 1731 रुपए कम मिल रहा है तमिलनाडु में। यही हाल जवार का, अगर मैं गिनवाने लगूं पूरा घंटा ही व्यतीत हो जाएगा। तो एक तरफ खाद के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, समर्थन मूल्य था, है, रहेगा, लेकिन आधे में दाम मिल रहे हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, आय दोगुनी करने का वादा, बढ़ा दिए खाद के दाम, और दाम बढ़े तो कैसे होगी किसानों की आय दोगुनी, और आय दोगुनी कर भी दोगे तो किसान की जेब में बचेगा कितना, यह अहम सवाल। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रकाश चंद्र शर्मा, किसानी को समझते हैं, इन आंकड़ों को भी जानते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, एलजेपी अहम घटक है मोदी सरकार की, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी। दो किसान नेता किसी परिचय के मोहताज नहीं है, योगेंद्र यादव और इस किसान आंदोलन के युवा चेहरा अभिमन्यु कोहाड़, और एक बेहद ही खास मेहमान, इफ्को के वाइस चेयरमैन हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, 4 बार सांसद रह चुके हैं, गुजरात में मंत्री रह चुके हैं, दिलीप संघानी मेरे साथ हैं। तो दिलीप संघानी, जरा ये गलती से मिस्टेक वाला खेल समझाइए। ये 7 अप्रैल की चिट्ठी योगेंद्र कुमार की, नए रेट जारी कर दिए जाते हैं, पर बताया अब ये जा रहा है, लीपापोती कहूं या क्या कहूं इसे, कि नहीं जी पुराने रेट पर ही खाद बिकता रहेगा।
ये हो क्या रहा है? एक तो कोई गलती नहीं है। इंटरनेशनल प्राइस जो है, जो खाद कंपनी, फर्टिलाइजर कंपनी है, उनको प्रोडक्शन रेट जो होता है इनके हिसाब से जो बैग पर छपे हुए फर्टिलाइजर जो है वो इस दायरे में नहीं है, कंट्रोल दायरे में, कि इनकी प्राइस गवर्नमेंट तय करे। इनकी प्राइस जो प्रोडक्ट होती है इनके हिसाब से कंपनी तय करती है, संस्थाएं तय करती है। लेकिन इफको किसान की संस्था है और इस मुताबिक कल जैसे प्राइस की बात हुई, तुरंत मैंने हमारे इफको के एमडी से बात किया और इस स्थिति में प्राइस बढ़ाना ठीक नहीं है। तो कल ही मैंने मेरी गुजरात की डिबेट में कहा था कि हमारे पास जो पुराना या चालू जो फर्टिलाइजर है वो फर्टिलाइजर इस सीजन में हम किसानों को उसी प्राइस से देंगे और प्राइस बढ़ाएंगे नहीं। इसके टाइम के बीच जो टाइम मिलेगा, ये सर्कुलर जारी करने की नौबत क्यों आई? इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी दिलीप संघानी? इसीलिए कि नॉर्मली जिस प्राइस से नया माल बाहर आ रहा है तो वो कंपलसरी है कि जिस आप प्रोडक्ट कीमत होगी उसी प्राइस से छपेगा, वही छपेगा। फिर भी तो जो छपेगा उसी पर तो बिकेगा, जो छपेगा उसी पर तो बिकेगा। इफको क्या अकेली संस्था है जो खाद बेचती है? तो मतलब आपने काला बाजारी के लिए या बाकी निजी कंपनियां जो खाद बेचती हैं उनके लिए दरवाजे खोल दिए कि बढ़ाकर दाम बेचो। आप बताइए, आप मुझसे बेहतर किसानी जानते हैं दिलीप भाई। है नहीं, 1 जनवरी से बाकी की कंपनियों ने प्राइस बढ़ा दिया है, इफको ने नहीं बढ़ाया था। उसी दिनों में मैंने कहा था कि इफको किसानों की संस्था है, किसानों के हित में। बाकी नहीं कंपनियों ने जनवरी से। यहां पर योगेंद्र कुमार लिखते हैं, ओल्ड एमआरपी स्टॉक्स ऑफ डीएपी एनपीके विल बी सोल्ड ऑन ओल्ड रेट्स। तो पुराना माल ही बिकेगा ना, नया माल तो अब 45 से 58% बढ़ोतरी के साथ बिकेगा ना। ये बात तो योगेंद्र कुमार साफ कर रहे हैं। तय किया है कि यदि जरूरत होगी, हमारे पास इस सीजन का पूरा स्टॉक है, यदि कम होगा तो भी हम नुकसान करके भी किसानों के हित में किसान की संस्था ये काम करेगी। इसके बीच हमारे पास जो समय मिलेगा तो इंटरनेशनल प्राइस जो इनके साथ बार्गेनिंग चल रहा है इनमें से कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। लेकिन जब अच्छा, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, पर पहले ही बता दिया। मतलब जी जरूर, आप किसी और को इस देश में बड़े बड़े उद्योगपतियों के लोन्स राइट ऑफ हो जाते हैं, एनपीए क्लियर हो जाते हैं, किसानों पर आप बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये कितने दिन तक चलेगा? पंचायती राज चुनाव भी हो रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में, विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं, उसके लिए होल्ड पे कर दिया क्या? वो बंद हो जाएगी तो क्या होगा? प्राइवेट वाले तो 3 महीने से बढ़ा के चल रहे हैं। हाँ, बाकी की कंपनियां जो है वो बढ़ा के जनवरी से उन्होंने बढ़ा दिया है। अब आप भी तैयारी कर रहे हैं, वही तो पूछ रहा हूं। तैयारी नहीं कर रहे हैं, हमें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्शन की कीमत होगी वो खुलेआम होगी। इंटरनेशनल प्राइस क्या है, हमें किस प्राइस से मिलता है, किस प्राइस से पड़ता है। हम मुनाफे के माजिद नहीं है। ना, ये मत समझाइए दिलीप संघानी। मुनाफा तो कमाती है ना सरकार, मुनाफा कमाती है सरकार। 150 रुपए पर बैरल कच्चे तेल की कीमतें थी, वो 30 से नीचे भी आई, हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। वो बात गवर्नमेंट की अलग है। अच्छा, गवर्नमेंट की अलग है, यहाँ पे कोई कंट्रोल प्राइस नहीं है, कंट्रोल प्राइस के लिस्ट में ये नहीं है। और इसीलिए जो स्थिति है, इस स्थिति हम खुली बाजार में जो स्थिति है उसकी चर्चा करने के लिए तैयार है। पर ये तो लिखा हुआ है ना, ओल्ड एमआरपी स्टॉक विल बी सोल्ड ऑन ओल्ड रेट। पुराना माल खत्म हो जाएगा तो नए माल के दाम क्या होंगे दिलीप संघानी? नए दाम का माल जो हम अभी बार्गेनिंग कर रहे हैं, जितना रेट हम घटा पाएंगे इतना घटा के हम किसानों के हित में काम करेंगे। जितना घटा पाएंगे यानी कि दाम बढ़ेंगे ना? जो बार्गेनिंग में जो होगा, जो बार्गेनिंग में होगा, बार्गेनिंग नहीं हो पाई तो दाम बढ़ेंगे। फैसला करती है सब उनके साथ मिला के करेंगे। तो मतलब
किसानों की लागत लगातार बढ़ेगी। आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी है। दिलीप भाई जी जी, मतलब किसान तैयार रहे ना कि खाद के दाम बढ़ेंगे। नहीं, खाद के दाम बढ़ चुके हैं, बढ़ेंगे नहीं। और इफको के सिवा सभी कंपनी ने जनवरी से दाम बढ़ा दिया है। जनवरी से दाम बढ़ा दिया। योगेंद्र यादव, 3 महीने से जब बढ़ा सबने हुआ है। दाम बढ़ा दिए, इफको दाम बढ़ा रहा है पर ये कह रहा है अभी पुराना माल हमारे पास इतना है, पूरा सीजन निकल जाएगा, तो इतनी हाय तौबा मचाने की क्यों जरूरत है कि अरे सरकार हमें लूट रही है, इफको हमें लूट रहा है। पहली बात तो ये संदीप भाई कि आपको थोड़ा सा मदद करनी चाहिए सरकार को। इन्हें थोड़ा सा आपके जो इनपुट डेस्क और आउटपुट डेस्क वगैरह पे कुछ स्क्रिप्ट राइटर होते होंगे ना, अच्छी सी स्क्रिप्ट लिख देते हैं। इस सरकार को 1-2 अच्छे स्क्रिप्ट राइटर दे दीजिए ना, बेचारों को कैसी कैसी बातें कहनी पड़ती हैं और फिर बाद में इतने हास्यास्पद से दिखाई देते हैं। कहना पड़ता है कि ब्याज में कटौती हमने नहीं करनी थी, टाइपोग्राफिक मिस्टेक हो गई। अब कहना पड़ रहा है कि एक्चुअली ये तो हमसे बोरे पे छापने के लिए, कभी सुना है दुनिया में आपने कि साहब ये तो केवल बोरे पे छापने का रेट था, जैसे कोई बोरे का इंस्पेक्शन होना हो WTO की तरफ से। बोरे पे छापने का रेट क्या होता है भाई, कल को बताएं कि नहीं ये तो पर अंतर्राष्ट्रीय करार है, का रेट अलग। वो कह रहे हैं बोरे पर छापा है पर आम किसान से नहीं लेंगे। और 1 जनवरी से जब निजी कंपनियां खाद के दाम बढ़ाने लगी थी तब तो आपने होल्ला नहीं काटा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि एक तो इनकी आप पहले मदद कीजिए। जैसे निर्मला सीतारामन जी के बारे में किसी ने कहा कि वो तो बेचारी कह रही थी प्याज के दाम कम, प्याज का रेट कम करो, प्याज की बजाय ब्याज सुन गया तो वो रेट कम हो गया। अब यहाँ पे इफको ने जरूर कहा होगा कि खास को बढ़ाओ, अब खास की बजाय किसी को खाद सुन गया तो ये प्रॉब्लम हो गई। इस तरह की हास्यास्पद बातें करने की बजाय अगर वो ईमानदारी से कहें, दिलीप भाई बीच बीच में ईमानदारी की बात कर रहे थे, बीच बीच में उटपटांग बातें कर रहे थे। अब उनके को दोष नहीं है क्योंकि ऊपर के मालिक का ये हुक्म है। सिंपल बात ये है कि इस देश में सरकार ने DAP पोटाश को डीरेगुलेट कर दिया, यानी कि उसका दाम सरकार तय नहीं करती है। हाँ। और ये पहली बार नहीं है, 16-17 के अंदर 17-18 में आपको ध्यान है कितना तेजी से बढ़ा था DAP और पोटाश इस सब का। यूरिया को छोड़ के बाकी सब खाद का रेट अब डीरेगुलेट हो गया, मतलब सरकार उसके अंदर तो डायरेक्ट DAP के अंतर्राष्ट्रीय दाम जो हैं वो बढ़ गए हैं 17% पिछले 2 महीनों में। मैं यही कह रहा हूं संदीप भाई कि इसको टुकड़ों टुकड़ों में देखेंगे तो बात अजीब आएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़े हैं और सरकार कहेगी कि भाई देखिए अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़े हैं तो हम दाम तो डीरेगुलेट हो चुके हैं, प्राइवेट कंपनियां बढ़ा रही हैं, हम भी बढ़ाएंगे। इसके अंदर ऐसा छुपाव करके और इतने पीछे से दिक्कत अमोनिया के दाम भी 53.57%, 53.5% बढ़ गए हैं। वेस्ट एशिया से हम लेते हैं, पश्चिमी एशिया से लेते हैं, और $280 पर टन से बढ़कर कीमत हो गई है $430 पर टन। संदीप भाई इन सब तथ्यों में कोई झूठ बात नहीं है। अगर दिलीप भाई बिल्कुल सिंपल बात कहें कि भाई देखो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े हैं, मेरे को सरकार और मेरे को तो बढ़ाने पड़ेंगे, प्राइवेट कंपनियों ने बढ़ा दिए हैं क्योंकि सरकार मेरे को सब्सिडी देने के लिए तैयार नहीं है। दिलीप भाई ये बात बोलने को तैयार नहीं। सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार का हवाला उस वक्त तो देती है जब दाम बढ़ने होते हैं और किसान की जेब पे डाका डालना होता है, लेकिन वही अंतरराष्ट्रीय बाजार गुम हो जाता है जैसे आपने बताया जब डीजल के रेट गिरते हैं। भाई कच्चे तेल के दाम गिरे तो किसान को उसका फायदा क्यों न दिया गया। आप एक तरफ तो मोटे तौर पे खेल ये है इस देश में, और हुआ ये है कि इस मामले का खुलासा हो गया चुनाव के समय। इन्होंने सोचा था कि चुपचाप से फाइल में चला दो, पता लगते लगते कुछ टाइम निकलेगा, इतने के अंदर चुनाव निकल जाएगा। गलती बेचारों से ये हो गई कि मामला चुनाव से पहले लीक हो गया। आप जैसे पत्रकारों ने दिक्कत खड़ी कर दी इनके लिए। सिंपल बात ये है कि सरकार किसान को एक हाथ से देती है और दूसरे हाथ से उससे दुगना वापस ले लेती। कई अर्थशास्त्री तो मतलब आय बढ़ भी जाएगी, जेब में आएगा कुछ नहीं किसान के। बाबा जी का ठुल्लू। सरकार किसान को नेगेटिव सब्सिडी देती है, यानी कि उसे देने की बजाय वापस ज्यादा लेती है। ये जो किसान सम्मान निधि का जो 6,000 रुपया है, अब जैसा आपने बताया ये 2,000 तो सिर्फ 2 एकड़ में ही निकल जाएगा। बिल्कुल निकल जाएगा। ये तो सिर्फ खाद में निकल गया, डीजल में कितना निकलेगा? नहीं, सोयाबीन में तो 3 से 4 कट्टे लगते हैं। 3 से 4 कट्टे 700 रुपए बढ़ गया तो 7 चौक 28, 2,800 रुपए गए सिर्फ सोयाबीन उगाने में, और अभी उगाने का सीजन आ गया है। तो किसान सम्मान निधि तो खत्म हो गई ना, खाली खाद के चक्कर के अंदर। किसान सम्मान निधि तो उसके अंदर गई।
डीजल वाली कहां से जाएगी? और उसके ऊपर जो आपने सबसे बड़ा सवाल उठाया है कि सब जो किसान की इस वक्त बाजार में लूट हो रही, उन फसलों लूट पर में भी मैं जिसमें आता हूं, सरकार एक मिनट, कहती है प्रकाश कि चंद्र जिसमें शर्मा, देती है। एक सेकंड में लूट पर भी आऊंगा। प्रकाश चंद्र शर्मा, किसानों की आय दोगुनी करने की बात थी, यहां लागत को दोगुनी कर रहे हो क्या, कि लागत बढ़े किसान की? संदीप जी, इश्क होता नहीं सभी के लिए और यह बना है किसी किसी के लिए। तो जो हमारे योगेंद्र भाई बोल रहे थे, अभी जितनी बातें कर रही थी, इनको समझ लेना चाहिए कि जो हम डीरेगुलेट करने की ये बात कर रहे थे, ऑब्वियसली ये चीजें डीरेगुलेट होनी चाहिए और हमने किसानों को भी डीरेगुलेट किया है कि किसान बिल के माध्यम से जिसको ये बांध के रखना चाहते हैं, जकड़ के रखना चाहते हैं। जहां तक आप बात कर रहे हैं किसानों की आमदनी की और यूरिया के प्राइस की, देखिए दो मुद्दे हैं और जिसपे हम दोनों इत्तेफाक रखते हैं, हम सारे लोग इत्तेफाक रखते हैं। एक डिमांड है, दूसरी सप्लाई है। डिमांड को सप्लाई से आप कैसे मैच करेंगे? इस चीज को बहुत पहले मोदी सरकार ने भाप लिया था और 14 में आने के बाद लगातार हमने इस पे काम किया है और उसमें नीम कोटेड यूरिया के माध्यम से, चाहे यूरिया की वो 2011 में शुरू हो गया था नीम कोटेड यूरिया। संदीप जी बिल्कुल नहीं हुआ ना, उसको 2011 में हो गया था, मत बताइए ना मुझे। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन आप उसको लार्ज स्केल पे नहीं लगा पाए। हाँ, ये बोलिए। हमारी आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की, जहां हम यूरिया इंपोर्ट करते हैं, हमने पहली बार किसी सरकार ने ध्यान दिया है कि हमें नहीं, आत्मनिर्भर तो हो रहे हैं किसान। मेरे सवाल का जवाब देखिए, आप कहीं घुमा गए। यहां किसानों की आय दोगुनी करनी थी, आप लागत दोगुनी करने पर आमादा दिख रहे हैं। खाद के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के बढ़े ना 20 रुपए, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं ना, किसान की लागत बढ़ती जा रही है। संदीप जी, लागत बढ़ने की बात है, लेकिन उसमें लागत के साथ में जो उसकी रिक्वायरमेंट है, आपने खाना खाया हुआ है। आप बोल रहे हैं योगेंद्र यादव जी टाइप के सॉ कॉल्ड जो किसान नेता हमारे बने हुए हैं, पहले सेफोलॉजिस्ट थे और पता नहीं कितने रोल इन्होंने अपनी जिंदगी में जी लिए हैं शायद। उसके बावजूद ये बोल रहे थे कि साहब खाना खाया हुआ है, नहीं आप खाना और खा लो। फिर उसने मना कर दिया तो आपने कहा साहब नहीं खाना, आपको क्यों खाना है, देखो खाना छीन लिया। अरे भाई साहब, हम जमान सॉइल टेस्टिंग कर रहे हैं, हम देख रहे हैं वहां पे यूरिया की आवश्यकता है या नहीं है। लागत दोगुनी हो रही है किसानों की, लागत बढ़ रही है कि नहीं? कम हो रही है। हम अच्छा, लागत कम हो रही है। देखिए ऐसा है, आप बात कर रहे हैं एक फ्लोर एक स्टोरी बिल्डिंग बनाने की, हम बोल रहे हैं वहां मल्टी स्टोरी बनाओ, प्रोडक्टिविटी 10 गुना करो, 10 गुना आप करोगे तो आपका पर। अच्छा, तो वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के चक्कर में ही, एक मिनट रुकिएगा, ये गेहूं अभी तो असल आंकड़े करेंगे हम, शो आपको ही आमंत्रित करूंगा प्रकाश भाई, 316 रुपए कम बिक रहा है। 1975 का समर्थन मूल्य है उत्तर प्रदेश में, ये मेरे नहीं, एगमार्क नेट के आंकड़े हैं। 214 रुपए कम बिक रहा है राजस्थान में, ये अखिलेश प्रताप सिंह आप भी देख लीजिएगा, आपकी सरकार है वहां पर। छत्तीसगढ़ में 522 रुपए कम बिक रहा है। बाजरा 869, 781, 1019, 958 रुपए कम। लागत बढ़ रही है, एमएसपी मिल नहीं रहा। मुझे बताइए ना, वो कौन सी साइंस है, कौन सा गणित है कि लागत बढ़ रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य आधे में मिल रहा है और किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? प्रकाश बाबू, ये गणित समझाइए मुझे, मेरा गणित बहुत कमजोर है। मैं आपने जो कहा मैं सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ और हम सब समझ रहे हैं। देखिए, एक नैरेटिव प्रोस्पेक्टिव को उठाना, एक बात करना कि सरकार क्यों नहीं सब्सिडी दे रही, सरकार ये क्यों नहीं कर रही। क्या हम कोई शो करेंगे जिसमें हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करें कि बताएं कि आप ऐसे करो, किसान सपोर्ट करेंगे, किसान की आय दुगनी होगी और सरकार में इतना राजस्व देंगे। मेरा काम सवाल पूछना है। ये आपका नीति आयोग 1000 जो ये आप थिंक टैंक्स बनाए घूम रहे हैं, वो किस काम के हैं? मैं पत्रकार हूं, सरकार के लिए ताली बजाने के लिए नहीं बैठा। हमारा काम है सरकार को चुनते क्यों है कि वो अच्छी तरह से, अच्छी नीयत के साथ योजनाएं लेकर आएगी। उनमें जहां दिक्कतें होंगी वहां सवाल उठाऊंगा और उठाता रहूंगा, उठाता रहूंगा। एमएसपी की तरह था, है, रहेगा, उठाता था, उठाता हूं, उठाता रहूंगा। लास्ट शो में देवेंद्र शर्मा जी ने कहा कि 24 फसलों पे एमएसपी लागू कर दो। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं, बाकी फसलों का क्या? और जो फल है, फूल है, बाकी सब्जियां हैं, उसका क्या? देखिए, ये देश में जो हमने ये सोच बना ली है ना, लागत बढ़ रही है, पर्टिकुलर ग्रुप को आय कैसे बढ़ेगी, सवाल ये था ना प्रकाश बाबू, लागत बढ़ रही है, एमएसपी मिल नहीं रहा,
एगमार्क नेट ये बता रहा है, अब मैं तो आ रहा हूं आय दोगुनी एगमार्क नेट कैसे पे। होगी, वो गणित पूछ रहा था मैं आपसे। संदीप जी बता रहा हूँ, आप मुझे अगर मौका दे 2 मिनट का तो मैं अपनी बात रखता लीजिए हूँ। ना, 2 मिनट लीजिए आप। देखिए संदीप जी, जो आपने कहा एगमार्क नेट का, देखिए एगमार्क नेट सरकार के द्वारा बनाया हुआ एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, जिसमें वहां जो चीजें होती हैं वो विभिन्न चीजें होती हैं, उसमें हम उसको रेफर करते हैं। इसका मतलब नहीं है कि एफसीआई उस पर खरीदना चालू कर दे, नंबर 1। नंबर 2, मैं फिर कहूंगा, बार बार कहूंगा, डिमांड और सप्लाई का गेम है। पिछला एगमार्क एक साल नेट मतलब पूरी अंदाजा दुनिया के देता है, लिए- हकीकत ये नहीं है, यह हकीकत बयां करता है। हकीकत बयां नहीं करता है, वो एक अपना परसेप्शन पे है। मंडी पे लोग आए, भाव खोला, क्या खोला, उसकी रिकॉर्डिंग हुई, लोगों ने डाल दिया। अच्छा, अगर वो वैसे ही चीजें हैं- हवा में रेट खुलते हैं, उस पर बिकवाली नहीं होती। डिमांड सप्लाई का खेल है। मैंने कहा आपका खाना पेट भरा हुआ है, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, पैनल में 4 लोगों की आवश्यकता है, आप 40 को तो नहीं भरेंगे ना। ठीक है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, अब यहां पर दीपेंद्र हुड्डा आपके सहयोगी वो कहते हैं कि जी यहां पर तो सरकार गुलाबी फाइलों में आय दोगुनी कर रही है, समर्थन मूल्य मिल नहीं रहा। समर्थन मूल्य तो राजस्थान में भी नहीं मिल रहा, छत्तीसगढ़ में भी नहीं मिल रहा। मैंने धान का और गेहूं पर ज्यादा मेरा ध्यान है। अभी 522 रुपए कम बिक रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य से, 214 रुपए कम बिक रहा है राजस्थान में। जी जी जी, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि समर्थन मूल्य को मैंडेटरी कर दीजिए। देखिए, ये केंद्र की सरकार जैसे मदारी पना नहीं होता है। अभी मैं सुन रहा था इसको कि हमारे जो आदरणीय उपाध्यक्ष जी बैठे हैं और भाजपा के मेरे जो मित्र बैठे हैं, जैसे मदारी का खेल हो, इधर उधर कुछ भी उछल कूद करते रहो, तथ्यात्मक बातें करना। आपने कई खाद के दामों के रेट बताए, आपको मैं बता रहा हूं, जब आदरणीय मोदी जी आए तब डीजल पे केंद्रीय कर 3 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर था और आज के तारीख में 31 रुपए 80 पैसे है। ठीक है। खाद के दाम 2 गुने, ट्रैक्टर के दाम 1.5 गुने, इंश्योरेंस जो खेत के होते हैं सीसी लिमिट धान और गेहूं मिला के 250 गुने, बिजली, पानी, खाद और जो है सब ये कीटनाशक, सबके दाम 200 गुने 4-5 सालों में बढ़ चुके हैं। और ऊपर से ये कहेंगे कि हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं। आप उसकी लागत 4 गुनी ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं और आय दूनी होने की बात ही अभी नहीं हुई। और देखिए, आपने यूपी की बात की, उत्तर प्रदेश में इस वर्ष जो गेहूं क्रय नीति घोषित की गई है, इसके पहले हमेशा एक टारगेट होता था कि 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाएगा। हालांकि 35 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा नहीं खरीद पाए कभी भी, लेकिन इस आप बार भी मेरे सवाल को घुमा गए। सीधे सवाल था आपने सुना अखिलेश ही नहीं। बाबू। 522 रुपए कम बिक रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य से छत्तीसगढ़ में गेहूं, 214 रुपए कम बिक रहा है। आप वहां सुनिश्चित कराइए ना। आपने सुना ही नहीं। हाँ। आप कागज देखने में लगे थे। मैंने कहा इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि एमएसपी मस्ट बी मैंडेटरी कर दीजिए। एक लाइन का आप नजीर मिसाल तो पेश कीजिए कि हम खरीदेंगे, हम किसानों के लिए व्यवस्था करेंगे। एकदम खरीद रहे हैं, खरीदेंगे जहां इस तरह के चीजें हम रोक लगा रहे हैं। लेकिन जब तक कानूनी दायरे में हम नहीं लाएंगे, इस तरह के काम करने वालों पे नकेल कैसे लगेगी? हाँ, आप तो कानूनी दायरे में ले आए थे ना 1967 से 2014 तक। कितने साल सरकार रही? ये जब जनरलाइज, क्या कोई इस तरह का बिल हम लाए थे? क्या इस तरह का हम पॉलिसी ला रहे थे? जब ला रहे थे तो उसमें ला रहे थे, जब ये लाए थे इनको लाना चाहिए था। ये कौन सा जनरलाइजेशन? ना, जनरलाइजेशन नहीं करता मैं अखिलेश बाबू। 2015 में शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट आई थी, 2014 तक आपकी सरकार थी। शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट ने कहा देश में एमएसपी पर खरीदी सिर्फ 6% होती है, तो आपके दौरान भी एमएसपी पर खरीदी नहीं हो रही थी। एकदम आप जो कह रहे हैं, इसीलिए तो जो हम नया बिल ला रहे थे, जिसका मजमून सब राज्यों को और सब यूनियनों को भेजा गया था, जिसमें सारी व्यवस्थाएं थी, वही तो कानून बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी। तब तो ये लोग विरोध करते थे और उसी पे तो मोदी जी से भी रिपोर्ट ली गई थी। मोदी जी ने भी रिपोर्ट में कहा था एमएसपी मस्ट बी मैंडेटरी।
हम जो बात कर रहे थे उसको आप काट देते हैं बीच में। आप करिए ना बात होने दीजिए जी। तो उत्तर प्रदेश में इस वर्ष गेहूं के क्रय करने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। ऊपर से 10-11 एजेंसियां जो गेहूं क्रय करती हैं, उसमें 4 एजेंसियां इस साल गेहूं क्रय नहीं करेंगी। ये आज अभी 4 बजे यूपी की वेबसाइट से निकाला गया ये पन्ना है, और मैं रोजाना निकालता हूं। उन एजेंसियों को कहें तो नाम भी पढ़ दूं। और मात्र अभी तक 9017 किसानों से यूपी में 50,000 टन गेहूं खरीदा गया है। तो जो सरकार गेहूं के लिए अभी से देखिए, नियत देखिए, अभी से जो बिल है कि लोग प्राइवेट मार्केट में जाएं, सरकार अभी से किसानों को झटके देने शुरू कर दी है। तो ये जो किसान विरोधी ये सरकार है, तो निजी कंपनियों ने तो खाद के दाम पहले से ही बढ़ा दिए थे ना 1 जनवरी से, तब किसी ने सुध नहीं ली, तब पीड़ा महसूस नहीं की किसान की। तब भी हम लोगों ने बोला, हम लोगों ने बात उठाई, सब्सिडी इस पे क्यों खत्म कर रहे हैं, क्या जरूरत थी इस पे सब्सिडी देनी चाहिए थी केंद्र सरकार की, दी जाती रही है। जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम घट गए हैं और उसका लाभ अलग से भी नहीं दे रहे हैं, तो और उसका लाभ एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। इस साल अभी मात्र जनवरी तक 2,95,000 करोड़ रुपए सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे कमा चुके हैं केंद्र सरकार ने कमाई की है, एक्स्ट्रा कमाई की है। तो ये ओवरसाइट, ये कमाल की गलती से मिस्टेक हो गई का सिलसिला जारी है। ये तैयारी है ना खाद के दाम बढ़ाने की? नहीं, सरकार की डिक्लेरेशन अगर कोई होती है तो उसको हल्के में थोड़ी लेना है। तो मैं हल्के में नहीं रहा, मैं तो मान रहा हूं कि दाम बढ़ेंगे। जवाब मैं देता हूं ना। हाँ। ये देखिए 2020-21 की जो फाइनेंशियल अब चल रहा है, जो इसका बजट आया है, 1,36,000 करोड़ सब्सिडी है फॉर डीएपी और इन्हीं सब्सिडी के लिए। अच्छा, तो वो किसको दी जाएगी? हाँ। वो अगर रेट मान लो उन्होंने प्रिंट कर दिए हैं इसी महीने होने हैं ये। 1 सेकंड, इसी महीने देखिए, पिछले साल बता दूं, आपने अच्छा किया। नाइट्रोजन पर 18 रुपए 78 पैसे, फास्फोरस पर 14 रुपए 88 पैसे, पोटाश पर 10 रुपए 11 पैसे और सल्फर पर 2 रुपए 37 पैसे प्रति किलो की सब्सिडी 2020 में दी गई। बढ़ाएगी ना सरकार? बिल्कुल बढ़ाएगी ना। सब्सिडी का बजट बढ़ा दिया उन्होंने। अच्छा। एक बात सुनिए ना, पिछली बार था 1,18,000 करोड़, अच्छा। अब कर दिया उसको 1,36,000 करोड़। तो ये किस लिए किया है? अगर ये अंदेशा है कि अगर इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट के वजह से अगर हमको प्रिंट करके दिखाना पड़ रहा है और सब्सिडी बढ़ा के बराबर कर देगी, दिखाना पड़ रहा है, इसीलिए मैंने कहा दिखाना बहुत पड़ता है हमें। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि सरकार की डिक्लेरेशन को हल्के में क्यों लेना है आपने? अगर जब बढ़ेंगे उस दिन हम फिर दोबारा डिबेट करेंगे। मेरा लिंक करने का मतलब यह है कि अगर बजट मतलब ये आप वो बजट बढ़ा दिया, जैसे उज्ज्वला में 40,000 करोड़ का बजट था पिछले साल, इस बार 12,000 करोड़ कर दिया। तो ये जो सब्सिडी वाले सिलेंडर थे वो अब सरकारी फाइलों में दबकर रह जाएंगे, कोई सब्सिडी वाला सिलेंडर नहीं रह गया। मतलब नहीं, ये कहां से आप कह रहे हो कि सब्सिडी? मैं दो चीजों को जोड़ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं जोड़िए आप। 40,000 करोड़ को 12,000 करोड़ कर दिया तो सब्सिडी खत्म। भाई उसमें सब्सिडी में क्या हुआ? उसमें क्या हुआ? लोगों ने गिव अप की सब्सिडी, वो भी तो काउंट करेंगे नहीं करेंगे? वो गिव अप तो बहुत साल पहले कर दी। पहले इसको क्लियर कर ले। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो बजट बढ़ाया गया है, अगर तो ये वैसे ही ऑर्डर जारी हो गया, ऑर्डर को क्लैरिफाई कर दिया उन्होंने बाद में। क्लैरिफाई कर, कोई गलती से मिस्टेक हो गई, ओवरसाइट या फोरसाइट। देखिए ओवरसाइट कहिए, उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव है, लेकिन जो रिकॉर्ड की बात है उसको आपको लेना पड़ेगा। ये तो रिकॉर्ड तो ये है, ये भी रिकॉर्ड है। क्या? ये भी रिकॉर्ड है कि 1,36,000 करोड़ की सब्सिडी देंगे। तो उसको बढ़ा। अच्छा एक बात बताइए, 6,000 की अभी योगेंद्र यादव बात कर रहे थे, किसने दिए 6,000? पिछली सरकारों ने तो बिल्कुल नहीं दिए। तो वो तो लागत तो बढ़ गई उतनी, इसीलिए दिए। अरे 3 कट्टे 4 कट्टे डालने में गए वो 2,000 रुपए। अरे तो दिए थे ना हमने। हो सकता है उसके हम प्राइस फिर बढ़ा दे, 6 से 8,000। डीजल के जो दाम बढ़े, डीजल कहां पहुंच गए? पहले बात के भी तो दाम बढ़ रहे हैं। अरे लागत बढ़ते हैं ना, मैं सबकी बात कर रहा हूं, लागत की। किसानों को डीजल भी आएगा, खाद भी आएगी, बिजली भी आएगी। संदीप जी, किसानों के हित के लिए हम फिर ये बात कहेंगे, यही सरकार देंगे। किसानों को पेंशन दी किसी सरकार ने आज तक? बताइए थी? तो मतलब 6,000 रुपए में लागत में बढ़ोतरी। पिछली बार 3 बार एमएसपी बढ़ाई, एयर प्रोडक्ट पे नहीं बढ़ाई। एमएसपी का ये लूट मिट रही है, एगमार्क ने गलत कह रहा है। अब आइए, इस पे आइए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। एमएसपी किस पे लागू होती है जी?
किस पे? जो हमारी सरकार की एजेंसियां हैं वो खरीद करती हैं, वो उससे कम पे नहीं खरीद सकती। तो एमएसपी से कहीं नीचे violation खरीद हो रही है ना? क्यों तो हो रही है? प्रधानमंत्री कहते हैं, कृषि क्यों हो मंत्री रही? कहते हैं, बीजेपी के अध्यक्ष कहते हैं एमएसपी था, है, रहेगा। क्लियर तो और करिए। एमएसपी पे क्यों बंधे आप रहे? मेरी बाजार में जाए, क्लियर- एमएसपी से ऊपर आप अपना माल बेचिए। दर्शकों को तो क्लियर होने नीचे नीचे बिक रहा है। दर्शकों को क्लियर होने हाँ, दीजिए। करिए ना। एमएसपी लागू होती है सरकारी एजेंसियों पे, जैसे आपका फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन है, नेफेड है, हैफेड है, सीडब्ल्यूसी है। ये जब खरीद करती हैं, और ये खरीद क्यों करती हैं? क्योंकि खरीद ही हमारी नहीं कर रही, वो कह रहे हैं अखिलेश वो तो प्रताप करना ही सिंह। पड़ेगा, उनके कहने से नहीं होगा। 82 लाख करोड़ लोगों को जो हम देते हैं, 82 करोड़ लोगों को जो राशन देते हैं सब्सिडाइज, 2 रुपए 4 करोड़, उसकी वजह से ये करना पड़ेगा। और वो फूड सिक्योरिटी एक्ट कुछ है ना, किसानों पे बहस करने चले। एक सेकंड सुन हाँ, लीजिए बात। 30 सेकंड में बात फूड सिक्योरिटी एक्ट हमारी मजबूरी है, हम वेलफेयर स्टेट है, उसके लिए जो खरीदी हमको करनी है, उसकी वजह से एमएसपी उतनी ही खरीदी आप करनी दूसरी है। बात पे आइए। मतलब जितना उत्पादन करेगा किसान, वो एमएसपी पे खरीदने की कोई गारंटी नहीं। कोई गारंटी नहीं है ना? ना। हाँ, 82 बस लाख ये ठीक फूड है। सिक्योरिटी एक्ट को ध्यान में यही रखना नीयत पड़ेगा। है इनकी। वो कंपल्शन है, वो कंपल्शन है बस हमारे उतना लिए। ही खरीदेंगे। वो कंपल्शन है हमारे लिए। तो अभिमन्यु कुहार, सरकार जितना खरीदना है वो तो खरीद रही है। 80 करोड़ लोगों को अनाज भी देना है, ये कह रहे हैं यहाँ पर AK वाजपेयी। देखिए संदीप जी, मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं उससे पहले 2-3 बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ये फर्टिलाइजर के दामों में इतनी ऐतिहासिक वृद्धि उस समय की गई है जब पिछले 130 दिनों से भी अधिक हो गए हैं और दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान आंदोलन चल रहा है। 300 से अधिक किसानों की शहादत हो चुकी है। तो ये चीज दिखाती है कि मोदी सरकार किसानों के मुद्दों को लेकर कितना गंभीर है। ये चीज दिखाती है मोदी सरकार किसानों का कितना सम्मान। नहीं, अब इफ्को ने कह दिया ना, पुरानी दरों पर ही बेचा जाएगा खाद। ये तो बस बोरे में छापा है। नहीं संदीप जी, इन्होंने कहा कि बाई मिस्टेक वो हो गया, तो हम इनसे एक बात कहना चाहते हैं, आप हर बार बाई मिस्टेक किसानों का नुकसान करने का प्रयास करते हैं। कई बार आप बाई मिस्टेक किसानों का फायदा भी कर दीजिए। आप ये भी कह दीजिए कि बाई मिस्टेक ये तीनों काले कानून पास हो गए थे, हम इनको वापस लेते हैं जी। बाई मिस्टेक अब तक एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं कर रहे थे, अब हम तुरंत एमएसपी गारंटी कानून लागू कर देते हैं। मोदी साहब पिछले कई सालों से कह रहे हैं वो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन उनकी नीति और नीयत देख के ये लगता है, और देश के किसानों को ये समझ लेना चाहिए कि मोदी सरकार किसानों की आय नहीं बल्कि किसानों की लागत और किसानों की आत्महत्या दोगुनी करने की तरफ काम कर रही है। और संदीप जी ये बार बार पैरवी करते हैं, बात करते हैं इंटरनेशनल पैरामीटर्स की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की। हम इनसे एक बात कहते हैं, जब आप दाम बढ़ाने की बात करते हैं तो आप बात करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। तो आप जब सब्सिडी देने की बात आती है तब भी तो आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात कीजिए। तब भी तो आप ये कहिए कि अमेरिका में 42 लाख की सब्सिडी दी जा रही है तो हम भी अपने किसान को 42 लाख की सब्सिडी देंगे। यूरोप में $100 बिलियन की सब्सिडी दी जा रही है, आप भी तो कहिए हम अपने किसानों को 100 कनाडा में 11,44,000, जापान में 7 लाख। तो बिल्कुल। और जहां तक आपकी बात है, जो आपने ये कहा, AK वाजपेयी साहब ने कहा, इससे सरकार की नीति और नीयत साफ हो गई है। ये बार बार मीटिंगों के अंदर बहकाने का प्रयास करते थे, कमेटी बनाएंगे, कमेटी चर्चा करेगी, अलग अलग ये कुतर्क करते थे। लेकिन आज इन्होंने ये साफ कर दिया देश के किसानों के सामने कि मोदी सरकार एमएसपी गारंटी नहीं, पर आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं क्या? कह तो दिया इफ्को ने, नहीं हम दाम नहीं बढ़ाएंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय करार है, बस छापा है ना कट्टे पर। और निजी कंपनियों ने जब दाम बढ़ाए तब तो आपने हो अल्लाह नहीं कहा था। निजी कंपनी से खरीद लोगे, इफ्को ही कम दाम पर बेचे। संदीप जी, जो AK वाजपेयी साहब की बात को पूरा कर दूं, वो एमएसपी गारंटी कानून पे जब बोल रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2011 में जब मोदी जी ने मुख्यमंत्री के तौर पे ये कहा था कि एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए, तो क्या आप उस बात पे भी ये कहेंगे कि मोदी साहब उस समय झूठ बोल रहे थे या मोदी साहब गलत वादा कर रहे थे? आप देश के सामने ये बताइए, आप क्यों देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं? एक तरफ आप कहते हैं एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। कल हम नरेला की मंडी में थे, दिल्ली के अंदर की बात कर रहा हूं। दिल्ली की मंडी में किसानों का गेहूं 1750 रुपया क्विंटल बिक रहा है। आपके द्वारा घोषित एमएसपी से 200 रुपए नीचे। ये बात मैं दिल्ली की कर रहा हूं, देश की राजधानी की कर रहा हूं। तो संदीप जी, जो दूर दूर के राज्य हैं उनमें क्या हाल है किसानों का, उनमें किसानों को क्या रेट मिल रहे हैं, ये आपको भी मालूम है। और एक नई बात, इन्होंने जो ये बार बार पूछते हैं कि भाई इन कानूनों में काला क्या है, अब की बार हरियाणा के किसानों ने वो देख लिया। ये पहली बार मैसेज सिस्टम इस तरीके का लाया गया संदीप जी कि किसी की मैसेज आ गया 27 तारीख का, उसकी फसल कट रही है 6 तारीख को, तो कह रहे हैं ये कि भाई आप 27 तारीख को लाइएगा। यानी पहले वो गेहूं अपने घर में उतारे और फिर दोबारा से मंडी में लेके आए। यानी गेहूं उतारने की भी मजदूरी देनी पड़ेगी और दोबारा से ट्रॉली भरने की भी मजदूरी देनी पड़ेगी।
ये हर तरीके से ये किसानों की लागत को दोगुना करने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी ये नहीं करेंगे। सारी फसलें आधे से भी कम दाम पे बिक रही हैं, तो ये किसानों की आत्महत्या दोगुनी करेंगे। और तो इस यहाँ तरीके से पर संदीप जी, सवाल यही रह जाता है, और ये सरकार को, इफको ने तो साफ किया है। अभी देखने वाली बात ये होगी, चुनाव खत्म हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव खत्म हो जाते हैं, उसके बाद भी इफको अपने इस स्टैंड पर बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, या अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का हवाला देते हुए दाम फिर से बढ़ा दिए जाएंगे, ये देखने वाली बात है। पर सबसे अहम सवाल ये, अगर किसानों की लागत बढ़ती रही, और लागत बढ़ रही है, खाद के दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, बिजली के दाम बढ़ेंगे, और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिक्री नहीं होगी, तो आय दोगुनी कैसे होगी? इसके बारे में हमारे नीति निर्धारकों को भी सोचने की जरूरत है। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर कजारिया, India's #1 टाइल कंपनी, सर्वोकॉन, India's #1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। टेस्ट, टीका, सावधानी का टास्क, भारत कैसे देगा कोरोना को मात? देश में लॉकडाउन 2.0